रोहिंग्या The Rohingya रोहिंग्या और रोहिंग्या 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 जो कि रोहिंग्याओं के नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हर चुनाव में रोहिंग्या मुसलमान मुद्दा बनते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर बंगाल, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों के चुनाव हो। दिल्ली में चुनावों की तारीख चर्चा में आने से पहले ही रोहिंग्या मुसलमान चर्चा में आ गए। केजरीवाल का वोट बैंक है ये घुसपैठिए। भाजपा के आवास मंत्री रहे हरदीप पुरी ने दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाया है, उनको गिरफ्तार करो। केजरीवाल ने 10,000 देकर रोहिंग्याओं का वोटर कार्ड बनवाया है। ऐसे ही सैकड़ों खबरें आपको मिल जाएंगी। और ये केवल इसी चुनाव में नहीं हो रहा है, पिछले 10 सालों में रोहिंग्या मुसलमान सबसे बड़े चुनावी मुद्दों में से एक बन गए हैं। वो लोग जो भारतीय हैं ही नहीं, वो भारत के चुनावों का अभिन्न हिस्सा कैसे बन गए? आखिर कौन है ये रोहिंग्या मुसलमान? क्यों आखिर ये भारत में बस रहे हैं? क्या देश के लिए ये खतरा है या फिर वोटों के लिए इन्हें चुनावी बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए सहानुभूति तो है, मगर शरण कहीं नहीं। कौन है ये रोहिंग्या मुसलमान जो किसी भी देश के नागरिक नहीं है? मूलतः म्यांमार के रहने वाले रोहिंग्या अब रहने की जगह ढूंढने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। स्टेटलेस पीपल, वो लोग जिनका कोई देश नहीं है। आखिर ये कैसे हुआ? रोहिंग्या म्यांमार में तो सदियों से रह रहे हैं, तो फिर वहां के नागरिक हुए। आखिर क्यों म्यांमार रोहिंग्याओं को बाहरी कहता है? म्यांमार रोहिंग्याओं को बांग्लादेशी घुसपैठिया कहता है। उनका कहना है कि रोहिंग्या असल में बांग्लादेशी किसानों की एक कौम है। अंग्रेजों के राज में ये लोग म्यांमार, तब का बर्मा में आ बसे थे। उस समय म्यांमार पर भी अंग्रेजों का ही राज था। उन्होंने बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों को मजदूरी वगैरह के लिए म्यांमार भेजा था। उधर बांग्लादेश कहता है कि रोहिंग्या उसके हैं ही नहीं, म्यांमार के ही हैं। इस चक्कर में रोहिंग्या ऐसा समुदाय बन गया है जिसका अपना कोई देश है ही नहीं। रोहिंग्या घुसपैठ की समस्या को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं। 1799 में प्रकाशित ब्रिटिश चिकित्सक और भूगोलवेत्ता डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन के एक लेख में कहा गया है कि अराकान में लंबे समय से बसे मुसलमान खुद को रोहिंग्या या अराकान के मूल निवासी कहते हैं। दूसरे राखिंग हैं जो बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वैसे रोहिंग्या केवल मुसलमान ही नहीं होते हैं, रोहिंग्याओं में हिंदू भी आते हैं। बर्मा यानी म्यांमार में रहने वाले अल्पसंख्यक रोहिंग्या और बहुसंख्यक बौद्धों के बीच हिंसा आज रोहिंग्या घुसपैठ की समस्या का सबसे बड़ा कारण है। बौद्ध जो कि अहिंसा के सिद्धांतों पर चलते हैं, उन्होंने हिंसा की। जी हाँ, म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्धों ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ रक्तपात मचाया। बौद्ध और रोहिंग्याओं के बीच संघर्ष की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ही हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों ने बर्मा पर आक्रमण किया और ब्रिटिश भारत वापस चले आए। बर्मी राष्ट्रवादियों ने जापानियों का स्वागत किया क्योंकि इसका मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को हटाना था। हालांकि रोहिंग्या ब्रिटिश समर्थक थे क्योंकि उन्हें औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश समर्थन मिला था। परिणाम स्वरूप बौद्ध राखिन और मुस्लिम रोहिंग्या के बीच अंतर सामुदायिक हिंसा भड़क उठी। साल 1948 में बर्मा यानी म्यांमार को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। बर्मा एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। नई संसद ने संघीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। ये सभी नागरिकों को समान मानता था। इसमें रोहिंग्या और बाकी अल्पसंख्यक समूह भी शामिल थे। म्यांमार में सब सही चल रहा था, शांति थी। फिर आता है साल 1962, जब जनरल ने विन के नेतृत्व में बर्मी सेना ने निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका और सैन्य शासन स्थापित कर दिया। इसके बाद रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कट्टरपंथी माहौल बनने लगा। सेना ने ही बनाया। इससे सैन्य शासन को यह फायदा हुआ कि जनता में अब कट्टर सैन्य शासन की जगह रोहिंग्या मुसलमानों के लिए गुस्सा पैदा होने लगा। रोहिंग्या मुसलमानों से नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए। कहा गया कि वो विदेशी हैं, उन्हें विदेशी होने के पहचान पत्र भी दिए गए। फिर 1982 में सरकार ने कहा कि रोहिंग्या चाहें तो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर उन्हें कम से कम म्यांमार की एक आधिकारिक भाषा बोलनी आनी चाहिए। ये सबूत होना चाहिए कि उनका परिवार आजादी के पहले से म्यांमार में रह रहा था। मगर ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमानों के पास ये सब साबित करने के लिए कागजात ही नहीं थे। कभी भी ऐसे कागजात बनवाने की स्थिति उनके लिए आई ही नहीं थी। इसीलिए वो म्यांमार में रह करके भी म्यांमार के नहीं माने गए।
कुल मिलाकर के वहां भी यही कहा गया कि कागज दिखाओ। जो कागज नहीं दिखा पाया वो या तो जेलों में गया या मार दिया गया। क्या ये स्क्रिप्ट आपको कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा? इसी दौरान बर्मी अधिकारियों ने नागरिकों और विदेशी माने जाने वाले लोगों की पहचान करने के लिए ऑपरेशन नागामिन या ड्रैगन किंग शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के जरिए सैनिक रोहिंग्याओं पर हमला करते थे, उन्हें आतंकित करते थे, मार देते थे। रोहिंग्याओं को म्यांमार में प्रताड़ित करने और उन्हें भगाने का काम सैन्य सरकार ने सत्ता में आते ही शुरू कर दिया। मगर अब सवाल यह है कि इतना पुराना संघर्ष अब बाकी देशों और खास तौर से भारत के लिए विकराल समस्या कैसे बन गया? रोहिंग्याओं पर प्रशासन अत्याचार कर ही रहा था, मगर साल 2012 आते आते बहुसंख्यक बौद्धों ने मुहिम चला करके रोहिंग्याओं को मारना शुरू कर दिया। 2012 में रखाइन प्रांत में हुए दंगे और रोहिंग्याओं की हत्या इंटरनेशनल लेवल पर खबर बनने लगी। इन दंगों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बेघर हो गए। ये हिंसा ऐसी थी जो रुकी ही नहीं और आज तक चली आ रही है। साल दर साल रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या और पलायन के आंकड़े बढ़ते गए और बढ़ते ही जा रहे हैं। अगस्त 2018 में एक अध्ययन ने ये अनुमान लगाया कि 25 अगस्त 2017 को शुरू हुए सफाई अभियानों के बाद से 24,000 से ज्यादा रोहिंग्या लोगों को बर्मी सेना और स्थानीय बौद्धों द्वारा मार दिया गया। अध्ययन में यह भी अनुमान लगाया गया है कि 18,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया है। 1,16,000 रोहिंग्याओं को पीटा गया और 36,000 रोहिंग्याओं को आग में फेंक दिया गया। ये भी बताया गया कि कार्रवाई शुरू होने के बाद से अकेले पहले महीने में 730 बच्चों सहित कम से कम 6,700 से ज्यादा रोहिंग्या लोग यहाँ पे मारे गए। उनमें से अधिकांश की मौत गोली लगने से हुई, जबकि बाकियों को उनके घरों में ही जला दिया गया। 7 सितंबर 2017 को द गार्जियन ने तुला टोली गांव में रोहिंग्याओं की सामूहिक हत्या की सूचना दी और इसे तुला टोली नरसंहार का नाम दिया। अराकान प्रोजेक्ट के अनुसार संभावित सामूहिक कब्रों के भी साक्ष्य उजागर हुए हैं। रोहिंग्याओं के साथ जो हो रहा है और हुआ है उसे दुनिया के सबसे बड़े नरसंहारों में से कहा जा रहा है। रोहिंग्या जिनके पास कोई देश नहीं, कोई घर नहीं, वो म्यांमार के पड़ोसी देशों में रहने के लिए जगह तलाश रहे हैं। नदी से लेकर के समंदर तक के रास्तों से भारत जैसे देशों में घुसने की कोशिश करते हैं। ये जो नरसंहार में बच गए वो इन भयंकर रास्तों में मारे जाते हैं। अब जो सवाल हमने शुरू में ही पूछा था कि रोहिंग्या क्या भारत के लिए खतरा है और आखिर ये लोग भारत की राजनीति का इतना अहम हिस्सा कैसे हो गए, इन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, इन सारी बातों को भी चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे। रोहिंग्याओं को जिन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया वही सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिर इनका करना क्या है, रखना है कि इनको भगाना है, इनको रख के वोट लेना है या इनको भगा के वोट लेना है। साल 2022 में तो सरकार में बैठे लोग ही, मंत्री लोग आपस में भिड़ गए। गृह मंत्री अमित शाह रोहिंग्याओं को भगाने के नाम पर वोट मांग रहे थे, मगर उनकी ही सरकार के मंत्री हरदीप पुरी ने रोहिंग्याओं को बसाने की घोषणा कर दी। भारत के तत्कालीन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर की गई घोषणा पर उस समय विवाद हुआ था। हरदीप पुरी ने कहा था कि एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी EWS के लिए बनाए गए फ्लैट दिए जाएंगे। हरदीप पुरी ने बताया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, उन्हें संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी पहचान पत्र और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी दी जाएगी। पुरी साहब ने ताना भी मार दिया और कहा कि वो लोग जिन्होंने जानबूझ करके भारत की शरणार्थी नीति को CAA से जोड़कर बेबुनियाद खबरें चलाकर अपना करियर बनाया है वो निराश होंगे। इस घोषणा के बाद से वो विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदूवादी संगठनों और कार्यकर्ताओं के निशाने पर भी आ गए। VHP के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अपने बयान में कहा कि हम श्री पुरी को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के बयान की याद दिलाना चाहते हैं। उन्होंने 10 दिसंबर 2020 को संसद में घोषणा की थी कि रोहिंग्या को भारत में कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने कहा कि शरणार्थियों को निर्वासित किए जाने तक हिरासत केंद्रों में रखा जाएगा। अब देखिए, जिस अमित शाह ने कहा कि रोहिंग्याओं को कांग्रेस बसा रही है, उनके नेता रोहिंग्याओं को आवाज देने की बात कर रहे थे। 2019 और 24 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने भारत में रोहिंग्या लोगों की मौजूदगी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। झारखंड चुनाव में अमित शाह हेमंत सोरेन को रोहिंग्या हितैषी बताते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि हेमंत सोरेन के कारण ही घुसपैठ हो रहा है।
दिल्ली में यही कहते हैं कि केजरीवाल घुसपैठ करा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए वो ममता बनर्जी को दोषी बताते हैं। एक तो गृह मंत्री जी पक्का कर लो पहले कि घुसपैठ आपके हिसाब से कौन करा रहा है, फिर किसी एक को कोसो। खुद भी कंफ्यूज और जनता भी कंफ्यूज। हमेशा की तरह हम केवल बयानबाजी पे नहीं जाएंगे, सच जानेंगे, क्योंकि हर मामले के 3 पक्ष होते हैं, इनका पक्ष, उनका पक्ष और सच। सच क्या है? कौन है जिम्मेदार घुसपैठ के लिए? कौन है जिसकी असफलता के कारण देश में घुसपैठ हो रहा है? जवाब है अमित शाह। जी हाँ, जो आदमी हर विपक्षी नेता को रोहिंग्या समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराता है, असल जिम्मेदार वही है इस समस्या का। गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि घुसपैठ जैसे मामलों से निपटने का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय करता है। ये जो सरकार के मंत्री रोहिंग्याओं को लेकर इतनी लंबी लंबी बयानबाजी करते हैं, क्या सच में ये कुछ कर सकते हैं या फिर सारी बातें हवा हवाई हैं? और अगर कर सकते हैं तो फिर कर क्यों नहीं रहे हैं? देश का संविधान क्या कहता है? और कुछ तो नियम कायदे होंगे ना शरणार्थियों के लिए देश में। वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वेस से बीबीसी ने रोहिंग्याओं को हिरासत में रखे जाने को लेकर के सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या को हिरासत शिविरों में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। वो यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें उत्पीड़न से बचने के लिए भागने पर मजबूर किया जाता है। अजीब बात यह है कि हमारे देश के पास शरणार्थियों से निपटने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति या कानून ही नहीं है। हरदीप पुरी ने रोहिंग्याओं को आवास देने वाले विवाद के दौरान एक ट्वीट करके उसे डिलीट भी कर दिया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 का सम्मान करता है, उसका पालन करता है और सभी को शरण देता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या पंथ कुछ भी हो। शरणार्थियों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिस पर सहमत देश हस्ताक्षर करते हैं। भारत ने इन प्रोटोकॉल्स पर हस्ताक्षर ही नहीं किया है। अब इससे क्या हो रहा है कि भले ही इन्हें कोई नियम कानून मानना हो या ना मानना हो, मगर नेता बयानबाजी करके वोट बटोरते हैं। कोई समर्थन में करता है तो कोई विरोध में। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के सामने शरणार्थियों वाली समस्या पहली बार खड़ी हुई है, इसलिए सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि अरे भाई करें क्या। इससे पहले की सरकारों ने भी बड़ी बड़ी घुसपैठ की समस्याएं देखी हैं और उन्हें डील भी किया है। बस उन्होंने इतना हल्ला गुल्ला नहीं मचाया और ना ही इस मुद्दे को वोट पाने का हथियार बनाया। भारत ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन किया था और वहां से हजारों शरणार्थियों को शरण दी थी। पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम ने बीबीसी को बताया कि दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को राज्य सरकार द्वारा भत्ता दिया जाता है और उन्हें नौकरी तलाश करने की अनुमति दी जाती है। 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद तमिल शरणार्थी UNHCR जैसी एजेंसी से परामर्श कर सकते थे और ये तय कर सकते थे कि वो वापस लौटना चाहते हैं या नहीं चाहते। हमारे देश ने दलाई लामा और उन तिब्बती शरणार्थियों का समर्थन भी किया है जिन्होंने 1959 में असफल चीनी विरोधी विद्रोह के बाद निर्वासन में उनका अनुसरण किया था और देश में शरण मांगी थी। 2018 में वुहान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी के शिखर सम्मेलन के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों को उन कार्यक्रमों में भाग लेने से हतोत्साहित किया जहां पे दलाई लामा या तिब्बती अधिकारी मौजूद थे। यानी कि यहाँ भी कंफ्यूजन 2018 में ही शुरू हुआ। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि शरणार्थियों को वापस न भेजने का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क्स के संस्थापक गोंजाल्वेस ने बताया कि इसमें भारत के सभी नागरिक और गैर नागरिक समान रूप से शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय बहुत से रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित नहीं किया जा रहा है। इसका कारण ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले लंबित हैं जिसमें न्यायालय ने सरकार से कहा है कि वो कोई भी जल्दबाजी भरा कदम ना उठाए। मतलब मामला अब सरकार और न्यायालय के बीच में है, मगर सरकार में बैठा आदमी जिसकी जिम्मेदारी इन मामलों पर काम करने की है, वो देश भर में घूम घूम करके विपक्षी नेताओं को इसके लिए दोषी बता रहा है और वोट की रोटी सेक रहा है कि तुम भी दोषी हो, तुम घुसपैठ करा रहे हो, तुम कर रहे हो। क्या कहा जाए ऐसे नेता के लिए और क्या उम्मीद की जाए ऐसी सरकार से? आपको क्या लगता है, क्या रोहिंग्या खतरा है या फिर वोट पाने के लिए महज एक प्यादा है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपने पूरा देख लिया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही एक्सप्लेनर वीडियोस आपके सामने आते रहें जो कि अन्य माध्यमों से नहीं आ पाते हैं। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।